दोस्तों, हमारे इतिहास में ऐसी कई रहस्यमय जगहों का जिक्र है जिसे लोग सदियों तक मिथ मानते रहे हैं। लेकिन हाल ही के शोध और कहानियों ने इन जगहों को सच्चाई के करीब लाकर खड़ा कर दिया है, जिससे लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या ये जगह वाकई में कभी मौजूद थी या फिर ये सिर्फ एक फैंटेसी थी। दोस्तों, अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि कौन सी है वो जगह और क्या कुछ उसमें खास है, तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वो है वित्रामनांद। इसे ग्रेट आयरलैंड और व्हाइट मैंस लैंड के नाम से भी जाना जाता है। वित्रामनांद का जिक्र हमें नॉर्स टेक्स्ट में मिलता है, खास करके द सागा ऑफ एरिक द रेड और द सागा ऑफ द ग्रीनलैंडर्स में। इन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वित्रामनांद एक ऐसा आइलैंड था जो आयरलैंड के पश्चिम में और नॉर्थ अमेरिका के विनलैंड के करीब था। लेकिन दोस्तों, सिर्फ लोकेशन वित्रामनांद को खास नहीं बनाता है। वित्रामनांद के रहस्यमय लोग इसकी सबसे बड़ी खासियत है। कुछ सोर्सेस का कहना है कि वित्रामनांद के लोग दिखने में बिल्कुल सफेद थे। इसके अलावा वे सफेद कपड़े पहनते थे, वो बहुत जोर से आवाजें निकालते थे और अपने हाथों में लंबे पोल्स लेकर चलते थे। जबकि इनके सफेद रंग को देखते हुए कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये लोग एल्बिनिज्म से ग्रसित थे। उनके शरीर में मेलेनिन बहुत कम था या फिर बिल्कुल बनता ही नहीं था, जिस वजह से उनकी स्किन और उनके बाल सफेद हो गए थे। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग सच में एग्जिस्ट करते थे या ये सब सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है। हालांकि इसका जवाब तो आज भी किसी के पास नहीं है, लेकिन आज भी स्कॉलर्स के बीच वित्रामनांद की लोकेशन को लेकर बहस चल रही है। 19वीं सेंचुरी के इतिहासकार कार्ल क्रिश्चियन वित्रामनांद के लोगों को चिसापीक बे के पास लोकेट करते हैं, जबकि हिस्टोरियन फार्ले मोएट का मानना है कि इनका ठिकाना न्यू फाउंडलैंड के वेस्टर्न शोर पर था। मोएट के अकॉर्डिंग इस जगह पर रहने वाले लोग एल्बेंस के नाम से जाने जाते थे। ये नॉर्दर्न ब्रिटिश आइल्स के निवासी थे, जो वाइकिंग्स के आने से बहुत पहले आइसलैंड, ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका तक पहुंच चुके थे। एल्बेंस ब्रिटेन के न्योलिथिक इनहेबिटेंट्स थे और स्किल्ड वॉलरस आइवरी हंटर्स माने जाते थे। वे फार्मिंग और हंटिंग में निपुण थे। मोएट का मानना है कि उन्होंने न्यू फाउंडलैंड को अपनी सेटलमेंट बनाया था। जब वाइकिंग्स, खासकर उनके नेता लिफ एरिक्सन, वित्रामनांद पहुंचे, तब एल्बेंस ने अपनी सेटलमेंट को बचाने के लिए वाइकिंग्स को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि नॉर्स सागास के अकॉर्डिंग वाइकिंग्स ने इस जगह पर लंबा समय नहीं बिताया, क्योंकि वे इसे एक डरावनी और रहस्यमय जगह मानते थे। दोस्तों, वित्रामनांद आज भी इतिहास का एक बड़ा रहस्य है। क्या ये वाकई एक प्राचीन सेटलमेंट थी? क्या एल्बेंस नॉर्थ अमेरिका पहुंचने वाले पहले लोग थे, या ये सब सिर्फ नॉर्स सागास की कल्पना है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इतिहास में एक ऐसा रहस्यमय आइलैंड भी था जिसे लोग डर का आइलैंड कहते थे? इस जगह को आइल ऑफ द डेमोन्स के नाम से जाना जाता है। 16th और 17th सेंचुरी के मैप्स में इस आइलैंड को दिखाया गया है, लेकिन यहाँ आने की हिम्मत शायद ही किसी ने की हो। दरअसल लोगों का ऐसा मानना था कि इस आइलैंड पर भूत, आत्माएं और खतरनाक जीव निवास करते हैं, जिस वजह से जो भी इस आइलैंड के पास पहुंचता है उसे डरावने हेलुसिनेशंस और अजीब सी आवाजों का सामना करना पड़ता था। दोस्तों, इतिहास में ये आइलैंड पहली बार 1508 के एक मैप पर दिखाई दिया था, जिसमें साथ में एक चेतावनी भी दी गई थी, जिसमें लिखा था डेमोन्स असॉल्टेड शिप्स नियर दीज आइलैंड्स व्हिच वर अवॉइडेड बट नॉट विदाउट पेरिल। दोस्तों, 1508 के बाद क्रिस्टोफर कोलंबस, मार्को पोलो और गस्टाल्दी जैसे बड़े एक्सप्लोरर्स के मैप्स में भी इस आइलैंड का जिक्र मिलता है। लेकिन दोस्तों, आइल ऑफ द डेमोन्स को लेकर सबसे इंटरेस्टिंग और खौफनाक कहानी जुड़ी है एक फ्रेंच नोबेल वुमेन मार्गरेट डे ला रॉक से। 16th सेंचुरी के मिड में एक फ्रेंच शिप क्यूबी की ओर जा रही थी। इस जहाज पर सवार मार्गरेट डी ला रॉक और उसके प्रेमी को जहाज के कैप्टन ने सजा के तौर पर आइल ऑफ द डेमोन्स पर छोड़ दिया। कहा जाता है कि कैप्टन मार्गरेट के अफेयर से नाराज था और उसने सोचा कि इस आइलैंड पर रहने वाली आत्माएं उन्हें सबक सिखा देंगी। मार्गरेट प्रेग्नेंट थी। उसने अपने प्रेमी और एक मेड सर्वेंट के साथ इस डरावने आइलैंड पर शेल्टर बनाया और जंगली जानवरों का शिकार करके किसी तरह से जिंदा रहने की कोशिश की। लेकिन यहाँ का माहौल उसके लिए आसान नहीं था। कहा जाता है कि हर रात उन्हें यहाँ स्पिरिचुअल चीखें, अजीब भाषाओं में आवाजें और डरावने हेलुसिनेशन का सामना करना पड़ता था। मार्गरेट ने इस आइलैंड पर एक बच्चे को जन्म भी दिया, लेकिन कमजोरी और भोजन की कमी की वजह से उसका बच्चा जिंदा नहीं बच सका। उसके प्रेमी और मेड सर्वेंट भी धीरे धीरे मौत के शिकार हो गए। मार्गरेट पूरी तरह अकेली रह गई। मार्गरेट ने 2 साल तक इस आइलैंड पर अकेले जिंदा रहने की जद्दोजहद की। उसने शेल्टर के लिए एक रॉकी केव का सहारा लिया, जिसे आज मार्गरेट्स केव के नाम से भी जाना जाता है। आखिरकार बाद में कुछ फिशरमैन ने उसे रेस्क्यू किया।
दोस्तों, मार्गरेट की इस कहानी ने उस समय यूरोप में तहलका मचा दिया था। कहा जाता है कि 17th सेंचुरी के बाद आइल ऑफ द डेमोन्स मैप से गायब हो गया और आज तक इस आइलैंड का असली लोकेशन एक रहस्य बना हुआ है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि यह न्यू फाउंडलैंड या सेंट लॉरेंस स्ट्रेट के पास था। वहीं कुछ थ्योरिस्ट्स का मानना है कि मार्गरेट को हैरिंगटन हार्बर के पास छोड़ा गया था। आज भी इस जगह की कहानियां लोगों को चौंका देती हैं। लोग सोचने पर मजबूर हैं कि क्या सच में वहां भूत और आत्माएं थीं या ये सिर्फ एक्सप्लोरर्स के डर की वजह से बनाया गया एक मिथ है। दोस्तों, नेक्स्ट जिस रहस्यमय चीज की हम बात करने वाले हैं वो एक काला पत्थर है जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पर स्थित है। दोस्तों, ये कहानी है रोपेस नेग्रा की, एक फेबल्ड मोनोलिथ जिसने सदियों तक एक्सप्लोरर्स और जियोग्राफर्स की सोच को जकड़े रखा। इस मिथ की शुरुआत होती है 14th सेंचुरी के एक लॉस्ट मैन्युस्क्रिप्ट से, जिसे इन्वेंटियो फॉर्चुनाटा के नाम से भी जाना जाता है। इस मैन्युस्क्रिप्ट को एक फ्रांसीसियन मॉन्क ने लिखा था और 1360 में इसे इंग्लैंड के राजा के सामने प्रेजेंट किया था। हालांकि इस मैन्युस्क्रिप्ट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो चुका है, लेकिन इसकी कहानियां और जिक्र हमें बाद के मैप्स और अकाउंट्स में देखने को मिलते हैं। 16th सेंचुरी के प्रसिद्ध जियोग्राफर जेरार्डस मर्केटर ने इस काले पत्थर को डिटेल में डिस्क्राइब किया है। मर्केटर ने 1577 में एक लेटर में रोपेस नेग्रा का वर्णन करते हुए लिखा था, 4 देशों के बीच एक वर्लपूल है जहां पानी लगातार घूमता है और जमीन के नीचे चला जाता है जैसे एक फनल। पोल के ठीक नीचे समुद्र के बीच एक नंगा रॉक है जो मैग्नेटिक स्टोन का बना हुआ है। मर्केटर के अनुसार ये काला पत्थर इतना विशाल था कि उसकी ऊंचाई क्लाउड्स तक पहुंचती थी, जिस वजह से ये दुनिया के हर कंपास को नॉर्थ की ओर अट्रैक्ट करता था। मर्केटर का मानना था कि इस वर्लपूल और काले पत्थर के चारों ओर 4 आइलैंड्स थे जो 4 अलग अलग देशों के थे। इन आइलैंड्स के बीच पानी इतनी तेजी से बहता था कि कोई भी बोट वहां सुरक्षित नहीं रह सकती थी। दोस्तों, मर्केटर का ये क्लेम उस समय के लोगों के लिए एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू जैसा था, लेकिन जैसे जैसे साइंटिफिक डिस्कवरीज बढ़ी ये क्लियर हो गया कि ये सब सिर्फ एक मिथ था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल रोपेस नेग्रा की वजह से नहीं बल्कि अर्थ के मोल्टेन कोर के कारण बनता है। पृथ्वी का कोर आयरन और निकेल से बना है। जब ये मोल्टेन मेटल घूमता है तो इलेक्ट्रिक करंट्स और मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होती हैं। यही मैग्नेटिक फील्ड्स दुनिया के कंपास को नॉर्थ की ओर अट्रैक्ट करती हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल स्टेबल नहीं है। यह हर साल लगभग 6 से 9 मील तक शिफ्ट करता है। 16th और 19th सेंचुरी के दौरान मैग्नेटिक नॉर्थ पोल आर्कटिक ओशन के मेलवाइल आइलैंड के पास था, लेकिन आज ये कनाडा के नुनावत रीजन से होकर साइबेरिया की ओर खिसक रहा है। दोस्तों, भले ही रोपेस नेग्रा एक मिथ था, लेकिन उस समय के एक्सप्लोरर्स के लिए ये एक इंस्पिरेशन बन गया। ट्रू नॉर्थ की खोज में इसने कई खोजी यात्राओं को इंस्पायर किया। दोस्तों, आज रोपेस नेग्रा का अस्तित्व डिसप्रूवन हो चुका है, लेकिन ये मिथ हमें ये याद दिलाता है कि कैसे क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन विज्ञान की खोज को आधार बना सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट जिस रहस्यमय जगह की मैं बात करने जा रहा हूँ उसने सदियों तक खोजकर्ताओं और इतिहासकारों को उलझन में डाले रखा। दोस्तों, ये जगह है एंटीलिया। एंटीलिया की कहानी हमें 8th सेंचुरी में लेकर जाती है। कहा जाता है कि जब स्पेन पर मुस्लिम विजय हुआ तब कुछ क्रिश्चियन बिशॉप्स अपनी जान बचाने के लिए अपने अनुयायियों और जानवरों के साथ पश्चिम की ओर समुद्र में निकल पड़े, जहां उन्होंने एक आइलैंड की खोज की जिसे आज हम एंटीलिया के नाम से जानते हैं। कहानी के अनुसार इन बिशॉप्स ने एंटीलिया पर 7 अलग अलग सेटलमेंट्स बनाई। यही कारण है कि इसे द आइल ऑफ 7 सिटीज कहा जाता है। दोस्तों, 1367 की एक रिपोर्ट में पहली बार इस आइलैंड को मेंशन किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार आइलैंड पर अनवांटेड विजिटर्स को डराने के लिए एक विशाल मूर्ति समुद्र तट पर खड़ी की गई थी, लेकिन इस मूर्ति को यहाँ किसने खड़ा किया था ये आज भी एक मिस्ट्री है। इसके अलावा इस आइलैंड से जुड़ी एक कहानी भी आज लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है। कहानी के मुताबिक 15th सेंचुरी में एक पुर्तगाली जहाज खराब मौसम की वजह से रास्ता भटक कर इस आइलैंड पर पहुंच गया। आइलैंड पर जो लोग उन्हें मिले वो काफी शांत और अजीब थे। उन लोगों ने जहाज के कैप्टन और उनके साथियों को अपने चर्च में बुलाया, लेकिन चर्च के अंदर का माहौल और वहां के लोगों का व्यवहार देखकर कैप्टन को शक हुआ कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। बिना देर किए वो अपने साथियों के साथ फौरन अपने जहाज पर लौट गए और वहां से वापस लौटने का फैसला किया। जब वो पुर्तगाल वापस पहुंचे और एंटीलिया से लाई गई सैंड सैंपल्स की जांच की तो उन्होंने उसमें पाया कि उसमें 1/3 हिस्सा गोल्ड का था। यह खोज इतनी अनोखी थी कि इसने बाद में स्पेनिश लेजेंड्स की प्रसिद्ध 7 सिटीज ऑफ गोल्ड की कहानियों को जन्म दिया। हालांकि एंटीलिया का असली रहस्य आज भी एक अनसुलझी पहेली है।
कई एक्सप्लोरर्स एंटीलिया को एक संपन्न और रहस्यमयी जगह के रूप में देखते हैं। दरअसल 1424 के मैप्स पर यह आइलैंड स्पष्ट रूप से मौजूद था, लेकिन धीरे धीरे ये मैप से गायब होने लगा और लोग इसे एक काल्पनिक जगह मानने लगे। हालांकि कुछ थ्योरीज अब भी ये मानती हैं कि एंटीलिया रियल में मौजूद थी और शायद ये अमेरिका के किसी हिस्से से जुड़ी थी। दोस्तों आइए अब बात करते हैं हमारी अगली रहस्यमय जगह एवेलॉन की, जो आर्थुरियन लीजेंड्स में हमेशा से अपनी एक खास जगह बनाए हुए है। एवेलॉन उस जादुई आइलैंड के रूप में जाना जाता है जहां किंग आर्थर की मशहूर तलवार एक्सकैलिबर को बनाया गया था। कहानी के मुताबिक जब किंग आर्थर को बैटल ऑफ कैमलान में गंभीर चोटें आई तो उन्हें एवेलॉन ले जाया गया। 12th सेंचुरी के इतिहासकार जेफरी ऑफ मॉनमाउथ ने एवेलॉन को आइल ऑफ फ्रूट ट्रीज कहा था। दरअसल यह आइलैंड अपनी जादुई खूबसूरती और सेब के बगीचों के लिए जाना जाता था। लोग इसे धरती का स्वर्ग मानते थे। दोस्तों आज के टाइम में इंग्लैंड के ग्लास्टनबरी को एवेलॉन से जोड़ा जाता है। ग्लास्टनबरी अपने सेबों के बगीचों और दलदली जमीन के लिए काफी मशहूर है और 12th सेंचुरी में ग्लास्टनबरी एबी के मॉन्क्स ने जब क्लेम किया कि उन्होंने ग्लास्टनबरी के किंग आर्थर के रिमेन्स पाए हैं, तब से ग्लास्टनबरी लोगों के लिए एक पवित्र जगह बन गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सच में ग्लास्टनबरी ही एवेलॉन था या फिर ये ग्लास्टनबरी को धार्मिक और पर्यटन स्थल के तौर पर मशहूर करने की एक तरकीब थी। वैसे कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये कहानी गढ़ी गई थी, फिर भी ग्लास्टनबरी को आज भी एंशिएंट एवेलॉन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों एवेलॉन और एंटीलिया जैसे जादुई आइलैंड्स चाहे सच हों या दंत कथाएं, इनकी कहानियां आज भी हमारी इमेजिनेशन को उड़ान देती हैं। जहां एंटीलिया ने खोजकर्ताओं को नई दुनिया खोजने के लिए इंस्पायर किया, तो वहीं एवेलॉन किंग आर्थर की विरासत का हिस्सा बनकर एक जादुई और रहस्यमय दुनिया का दरवाजा खोलता है। दोस्तों इन रहस्यमय जगहों को लेकर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।